जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो आज है मोदी जी का जन्मदिन। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म है और उनके जन्मदिन को कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। साथ ही जानेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के बारे में। वहीं खेल जगत से खबर आ रही है कि विराट कोहली ने T20 क्रिकेट की कप्तानी छोड़ दी है। वहीं बारिश को लेकर भी बड़ा अपडेट है, कहां कहां ज़्यादा बारिश हुई है, कहां बारिश होने वाली है। वहीं कोरोना काल से मसीहा साबित हुए सोनू सूद के घर इनकम टैक्स की रेड जारी है। साथ ही जानेंगे भारत के सर्राफा बाजार का हाल और मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। तो पहली बड़ी खबर में खबर निकल कर आ रही है। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस, जिसे कांग्रेस और स्पेशली युवा कांग्रेस बेरोजगारी दिवस पर मनाने जा रही है। उसी को लेकर अपडेट हैं। तो युवा कांग्रेस आज बेरोजगार दिवस मनाएगी। प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, बुट पॉलिश कर मनाएंगे बेरोजगार दिवस। और ये कार्यक्रम भोपाल में पीसीसी मुख्यालय के सामने होगा। तो युवा कांग्रेस अब बेरोजगार दिवस मनाने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं। 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस वगैरह वगैरह करके, घर घर बेरोजगारी वगैरह वगैरह करके आलोचना करने का हक सभी को है। तो सोशल मीडिया पर भी मोदी जी के बर्थडे पर ऐसे मीम्स शेयर किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को युवक कांग्रेस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगी। इसके तहत प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे और बुट पॉलिश कर रोजगार मांगेंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग विवेक त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में पीसीसी मुख्यालय के सामने बेरोजगार दिवस के लिए प्रदर्शन आयोजन होगा। त्रिपाठी ने बताया कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या चरम पर है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने में पूर्णतः विफल रही है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है होम और कार लोन हो गया है सस्ता, इन बड़े बैंक ने दिया त्योहारों का तोहफा। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने बृहस्पतिवार को खुदरा कर्ज लेने वालों के लिए ब्याज में छूट देने समेत अन्य त्योहारी पेशकश की। विज्ञप्ति के अनुसार बैंक ने आवास ऋण और बड़ौदा कार ऋण पर मौजूदा दर में 0.25% की छूट की पेशकश की है। बैंक के आवास ऋण की ब्याज दर 6.75% और वाहन ऋण 7% से शुरू होता है। इसके अलावा बैंक ने आवास ऋण प्रसंस्करण शुल्क में भी छूट की घोषणा की है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है कोटक महिंद्रा समूह ने फॉक्सवैगन के वाहन वित्त कारोबार का अधिग्रहण किया। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने बृहस्पतिवार को जर्मनी की कार बनाने वाली कंपनी फॉक्सवैगन के वाहन वित्त कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक ने सौदे की राशि का खुलासा नहीं किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के NBFC कोटक महिंद्रा प्राइम यात्री कार और दोपहिया खंड जबकि KMBL वाणिज्यिक वाहन कारोबार का अधिग्रहण फॉक्सवैगन फाइनेंस करेगा। बयान के अनुसार इस अधिग्रहण के साथ कोटक को 30,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहक मिलेंगे। इस पर फॉक्सवैगन फाइनेंस का कुल कर्ज लगभग 1340 करोड़ रुपए है। इसकी किस्त चुकाई जा रही है, यानी यह कर्ज मानक कर्ज बना हुआ है। अधिग्रहण में गैर निष्पादित परिसंपत्ति भी शामिल है। हालांकि इसका आंकड़ा नहीं दिया गया है। बैंक के समूह अध्यक्ष डी कन्नन ने कहा कि अधिग्रहण के पीछे रणनीतिक मंशा कोटक के वाहन वित्त पोषण ऋण पोर्टफोलियो को और मजबूत करना तथा बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना है। देखते अगली खबर।
अगली खबर में है गिरफ्तार आतंकी का बड़ा खुलासा। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने मंगलवार को पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और पाकिस्तान में आईएसआई द्वारा प्रशिक्षित 2 आतंकियों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आतंकी जीशान ने पूछताछ में कई और अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक जीशान को पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पर आतंक की ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया गया था। उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उसे मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो दिखाए गए थे। देखते अगले समाचार में है विराट कोहली ने किया T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान। वनडे और टेस्ट की संभालेंगे कमान। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को जानकारी दी है कि वे T20 प्रारूप की कप्तानी छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि वे T20 विश्व कप में टीम की कमान संभालेंगे, लेकिन उसके बाद वे सिर्फ टेस्ट और वनडे प्रारूप के कप्तान रहेंगे। विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के साथ भाग्यशाली रहा कि मैंने इस टीम की कप्तानी भी की। मैंने उन सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूं जिन्होंने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। आप लोगों के बिना यह नहीं कर सकता था। तो विराट कोहली ने बहुत ही खूबसूरत बयान दिया और इसके साथ ही उन्होंने T20 की कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान किया। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है भारत की अग्नि 5 मिसाइल टेस्टिंग की खबरों से घबराया चीन, करने लगा शांति की बात। भारत की योजना जल्द ही 5000 किलोमीटर की दूरी तक मारने वाली परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण करने की है। इससे संबंधित मीडिया में आई खबरों पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के बृहस्पतिवार को कहा कि दक्षिण एशिया के सभी देशों के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। अग्नि 5 का परीक्षण करने के बारे में भारत की योजना से संबंधित खबरों के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लियान ने यह संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने से सभी के साझा हित पूरे होंगे, जहां चीन को उम्मीद है कि सभी पक्ष रचनात्मक प्रयास करेंगे। देखते अगली खबर में है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बना भारत। 260 लाख करोड़ रुपए हुआ BSE लिस्टेड कंपनियों का वैल्यूएशन। शेयर बाजार में आई रिकॉर्ड तेजी ने भारतीय शेयर बाजार को दुनिया के टॉप 500 की लिस्ट में शामिल कर लिया है। एक्सचेंज में लिस्ट सभी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन गया है। गुरुवार को आई रिकॉर्ड तेजी के बाद BSE पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 260 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। देखते अगली खबर में है ममता बनर्जी ने कहा, मैं भारत को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने दूंगी। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह देश को पाकिस्तान या तालिबान नहीं बनने देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि दक्षिण कोलकाता स्थित भवानीपुर विधानसभा सीट से अगर तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो यह पाकिस्तान बन जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता केवल विभाजन की राजनीति की भाषा समझते हैं। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी को सीएम बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी है। ममता बनर्जी ने प्रचार के लिए कहा कि मैं बीजेपी की नीतियां और राजनीति पसंद नहीं करती, वे लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति करते हैं। नंदीग्राम में उन्होंने कहा था कि यह पाकिस्तान बन जाएगा अगर टीएमसी जीतती है, तो भवानीपुर में भी वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा। यह बेहद ही शर्मनाक है। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से बनर्जी बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्होंने उपचुनाव जीतना उनका बहुत जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है गुजरात के सभी मंत्री बदले, तो कांग्रेस ने पीएम और गृह मंत्री पर साधा निशाना। कांग्रेस ने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नई मंत्रिपरिषद में पुराने किसी भी मंत्री को जगह नहीं दिए जाने को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इन दिनों शीर्ष नेताओं ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को बाहर कर दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि मोदी शाह का गुजरात मॉडल खुद बेदाग दिखने व अपनी चौतरफा नाकामियों को
छिपाने के लिए रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। सुरजेवाला ने सवाल किया कि मोदी जी यदि सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया, और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितना बेवकूफ बनाएंगे देश, जवाब मांगता है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नए मंत्रियों को गुजरात में बीजेपी की आखिरी सरकार के बचे 15 महीनों में राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात सरकार में शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्रीगण मेरी शुभकामनाओं को ले एक अंतिम निवेदन बीजेपी के हर नेता से करना चाहता हूं। तो हार्दिक पटेल ने भी ये निवेदन दिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, यूपी में अगले 2 दिन तक स्कूल कॉलेज समेत बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान। लखनऊ में बारिश से हुआ है बुरा हाल। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यूपी में लखनऊ में भारी बारिश हुई है। यूपी के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। तो यूपी में भारी बारिश के कारण 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज समेत शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिन यानी 17 और 18 सितंबर को बंद रखा जाएगा। सीएम योगी ने अगले 2 दिन को प्रदेश में स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ समेत प्रदेश भर के कई जिलों में बीते बुधवार से लगातार हो रही बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई जिलों में 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के साथ साथ कई तेज हवाओं ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभों के टूटने की भी खबर आ रही है। सीएम योगी ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो लखनऊ में भारी बारिश से बुरा हाल है। मंत्रियों के तो घरों तक पानी घुसा है। डीएम बोले जरूरी हो तो ही घर से निकले। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में भी बारिश है यूपी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जल भराव होने की समस्या हो गई है। भारी बारिश ने 40 से ज्यादा जिलों की सूरत ही बिगाड़ दी है। राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में राजभवन के गेट पर पानी भरा हुआ है। सीएम हाउस से 100 मीटर दूर सड़कें नदियां बन गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में लगातार 20 घंटे की बारिश ने कोहराम मचा दिया है। कई जिलों में लगातार 2 दिन यानी 48 घंटे से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में बारिश से अब तक जुड़े हादसों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, जौनपुर, संत कबीर नगर, संभल हर जगह मूसलाधार बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है। राज्य में 24 घंटों में अनुमान से 5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रतापगढ़ और अयोध्या में सबसे ज्यादा 20-20 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा फुसरतगंज, अमेठी, कुंडा, प्रतापगढ़, मऊ, चित्रकूट, बस्ती, लालगंज और रायबरेली में 17-17 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ में 11 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो इस खबर में है, इस वर्ष मॉनसून लंबे समय तक जारी रह सकता है। आईएमडी ने अभी और वर्षा का अनुमान लगाया। जी हाँ दोस्तों, भारत के मौसम विभाग ने और वर्षा का अनुमान लगाया है। देश में इस वर्ष मॉनसून लंबे समय तक जारी रह सकता है, क्योंकि सितंबर के अंत तक उत्तर भारत में बारिश में कमी आने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तर पश्चिम भारत से तभी वापस होता है जब लगातार 5 दिनों तक इलाके में बारिश नहीं होती है। निचले क्षोभ मंडल में चक्रवात रोधी वायु का निर्माण होता ही है और आर्द्रता में भी काफी नमी होना आवश्यक है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि अगले 10 दिनों तक उत्तर भारत में मानसून की वापसी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। आईएमडी ने पिछले वर्ष भी उत्तर भारत में मानसून की वापसी की तारीख संशोधित की थी। आपको बता दें कि उत्तर भारत में अभी काफी बारिश चल रही है। पिछले कुछ वर्षों से मानसून की वापसी में विलंब होने के रुख को देखते हुए यह कहा गया था दक्षिण पश्चिम मानसून पहले राजस्थान से वापस होना शुरू होता है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है, चीन को लगेगा बड़ा झटका। अमेरिका अपनी पूंजी भारत ट्रांसफर करने में दिखा रहा है रुचि। तो नागपुर से खबर आ रही है, चीन ने पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से ग्रोथ की है। दुनिया के सभी विकसित देशों ने
चीन में निवेश किया है। लेकिन अब कोरोना काल की शुरुआत के बाद से ही बहुत सारे देश चीन की नीतियों को देखते हुए वहां से अपनी पूंजी निकालना चाहते हैं। अमेरिका भी उन्हीं देशों में से एक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अमेरिका ने अपनी पूंजी को चीन से भारत ट्रांसफर करने में अपनी रुचि दिखाई है। भारत के नागपुर स्थित संस्थान में आयोजित हुए कार्यक्रम में बोलते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि 8 दिन पहले एक बैठक के दौरान भारत में अमेरिकी राजदूत ने उनसे कहा कि अमेरिका अपनी पूंजी को चीन से भारत ट्रांसफर करने में रुचि रखता है। वे भारत की प्रगति और विकास के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और पूंजी के साथ हमारा समर्थन करना चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत खबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो पंजाब कांग्रेस में फिर बगावत। सिद्धू कैंप के 40 विधायकों ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। तो पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर बगावत की खबर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सिद्धू कैंप फिर एक्शन में है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिस पर 40 विधायकों के दस्तखत का दावा किया जा रहा है। इस चिट्ठी में जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की गई है। सिद्धू कैंप के विधायकों का आरोप है कि उनके करीबी अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, उनके काम भी नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, जिसमें हाईकमान की तरफ से 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी भेजे जाएंगे। देखते अगली खबर में है कोविड-19 से रिलेटेड समाचार। पिछले 24 घंटों में 30,570 नए मामले सामने आए। 431 लोगों की हुई है मौत। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 30,570 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस संक्रमण की चपेट में आकर 431 लोगों की मौत हुई है। केवल केरल में ही 17,681 नए मामले सामने आए हैं और 208 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में कोरोना के 30,570 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,33,47,325 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,42,930 रह गई है। देखते अगले समाचार में है पूर्वी भारत में 18-19 सितंबर को भारी बारिश की संभावना। तो दोस्तों, भारत मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर 17 सितंबर को चक्रवात बनने से पूर्वी भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा कि उत्तर और मध्य भारत में बृहस्पतिवार तक काफी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर 17 सितंबर को एक चक्रवात विकसित होने की संभावना है। इसके 18-19 सितंबर को पश्चिम उत्तर पश्चिम की और उड़ीसा पश्चिम बंगाल के व्यापक क्षेत्रों में बारिश करने तथा छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश करने की संभावना है। इस हफ्ते की शुरुआत में एक गहरे अवदाब से ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में 16 सितंबर तक अधिक बारिश होने और उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। विभाग ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत में 15 से 17 सितंबर तक छिटपुट या व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश 15 सितंबर को, हरियाणा में 16 सितंबर को, पश्चिम राजस्थान में 17-18 सितंबर को छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 सितंबर को छिटपुट स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून झूमकर बरस रहा है। प्रदेश के कई जिलों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, भदोही, गाजीपुर में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 सितंबर तक बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के जिलों में जमकर बरसात हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी 3 दिनों तक मौसम में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। देखते अगले समाचार में है काबुल में ताबड़तोड़ रॉकेट हमले, अंधेरे में डूबा शहर का बड़ा इलाका। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पर गुरुवार को कई रॉकेट दागे गए। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी काबुल के खैरखाना इलाके में रॉकेट से हमला हुआ है। इलाके में एक साथ कई रॉकेट दागे गए हैं। राजधानी के
चमतला और PD-11 में भी रॉकेट से हमले की खबर है। चमतला इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पर कई रॉकेट दागे गए हैं। सबस्टेशन पर हमले के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है राजस्थान में 30 सितंबर तक बारिश के अनुमान। तो राजस्थान में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने गुरुवार को नया बुलेटिन जारी किया है। इसके मुताबिक अगले 2 सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। 1-2 सप्ताह सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। अच्छी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के साथ पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बौछारें पड़ेगी। इससे वहां सूखे जैसी स्थिति से परेशान किसानों को राहत मिल सकती है। 18 सितंबर को सिरोही, उदयपुर और राजसमंद के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की संभावना भी जताई है। तो अगले समाचार में है सोनू पर लगातार दूसरे दिन IT रेड जारी। कोरोना वॉरियर के ऑफिस, होटल समेत 6 ठिकाने की जांच करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कल 20 घंटे तक फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाले गए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना टाइम में मसीहा बनकर दुनिया के सामने सोनू सूद पर अब इनकम टैक्स विभाग ने रेड मारना शुरू कर दिया है। अभिनेता सोनू सूद पर इनकम टैक्स की कार्रवाई गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक इन ठिकानों पर IT टीमों ने लगातार 20 घंटों तक अकाउंट्स, बुक्स, इनकम, खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की। गुरुवार सुबह एक छोटे से ब्रेक के बाद जांच टीम फिर से रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है गुजरात के नए मंत्रियों को मिला नया विभाग। CM के पास माइंस और अर्बन डेवलपमेंट, हर्ष संघवी को गृह मंत्रालय, ऋषिकेश पटेल को हेल्थ और राजेंद्र त्रिवेदी को कानून मंत्रालय का जिम्मा। तो दोस्तों अब सविस्तार से जानेंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रिमंडल के बारे में। तो दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट मंत्री में है राजेंद्र त्रिवेदी, जिनको राजस्व, आपदा प्रबंधन, कानून और न्याय, वैधानिक और संसदीय कार्य सौंपा गया है। बात करें जीतूभाई वाघाणी की, तो जीतूभाई वाघाणी को दूसरे कैबिनेट मंत्री है जीतूभाई वाघाणी, उनको शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा का भार सौंपा गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी। अब बात करें कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल की, तो स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा और जल संसाधन और जल आपूर्ति का जिम्मा ऋषिकेश पटेल को सौंपा गया है। इसी के साथ पूर्णेश मोदी को सड़क और परिवहन, भवन, नागरिक उड्डयन, पर्यटन और तीर्थधाम विकास का मंत्री बनाया गया है। राघव जी पटेल बने हैं कृषि, पशुपालन और गौ संवर्धन के मंत्री। कनु देसाई को वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स का विभाग दिया गया है। और किरीट सिंह राणा की बात करें तो उनको पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और प्रिंटिंग स्टेशनरी का मंत्री बनाया गया है। नरेश पटेल को जनजातीय विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण का मंत्री बनाया गया है। प्रदीप सिंह परमार सामाजिक और न्याय अधिकारिता के मंत्री है। अर्जुन सिंह चौहान बने हैं ग्राम विकास और ग्राम आवास के मंत्री। वहीं राज्य मंत्रियों की बात करें स्वतंत्र प्रभार की, तो हर्ष संघवी को खेल, युवा सेवाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां, स्वैच्छिक संगठनों का समन्वय, गैर प्रवासी और गुजराती डिवीजन, होमगार्ड्स और ग्राम रक्षक, नागरिक संरक्षण, नशाबंदी, आबकारी, जेल, सीमा सुरक्षा, गृह और पुलिस, हाउसिंग, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जगदीश विश्वकर्मा को कुटीर उद्योग, सहकारिता, नमक उद्योग और प्रोटोकॉल स्वतंत्र प्रभार, वन उद्योग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ब्रिजेश मिर्जा की बात करें तो श्रम, रोजगार, पंचायत, ग्राम आवास एवं ग्राम विकास का मंत्री बनाया गया है। जीतू वाघाणी कल्पसर और मत्स्य पालन, नर्मदा जल संसाधन और जल आपूर्ति के मंत्री है। वहीं मनीषाबेन वकील को महिला एवं बाल कल्याण स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। दूसरे राज्य मंत्रियों की बात करें तो मुकेश पटेल को कृषि, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स दिया गया है। निमिषाबेन सुथार को आदिवासी विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और शिक्षा, चिकित्सा का डिपार्टमेंट सौंपा गया है। अरविंद रैयाणी परिवहन, नागरिक उड्डयन और पर्यटन, तीर्थ यात्रा विकास मंत्री बने हुए हैं। वही कुबेर डिंडोर की बात करें तो उच्च शिक्षा, तकनीकी और विधायी और संसदीय मामले कुबेर डिंडोर देखेंगे।
प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा का मंत्रालय कीर्ति सिंह वाघेला को दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संस्करण के मामले गजेंद्र सिंह परमार के हाथ हो गए हैं। आरसी मकवाणा को विभाग सौंपा गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता का विनोद मोरडिया को शहरी विकास और शहरी आवास का, देवमालम को पशुपालन और गौ संवर्धन का। तो अब जानेंगे सोने का भाव क्या रहा, सर्राफा बाजार का हाल। तो पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज भी सोने की कीमतें कमजोर हो रही है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 491 रुपए की गिरावट के साथ 45,735 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी दिन यह 46,226 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी 724 रुपए टूटकर 61,541 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा। अगले 24 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, पूर्वी गुजरात, झारखंड के कुछ हिस्सों, दिल्ली, NCR और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सौराष्ट्र और कच्छ, दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश संभव है। तो आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।